आज का बेटा अपना मेन टॉपिक क्या रहेगा? आफ्टर मेंडलीव, आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय मेंडलीव, different scientists found so many defects in the classification of Mendeleev. Okay, and those defects were clarified and some modifications were done. And after making modification in the Mendeleev periodic table, okay, they were come to know that the physical and chemical properties, the physical and chemical properties are repeated, the physical and chemical properties of elements, you can say, of elements, or you can say the same or similar, I would not say same, the similar physical and chemical properties of elements are repeated after regular interval, when different elements were arranged in increasing order of atomic mass, the atomic mass number. Okay, atomic mass number. So this was the basic generalization up to Mendeleev, or you can say after the modification of Mendeleev classification of elements, this generalization was made. Okay, every scientist was saying this statement. Okay, अगर हम एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में डिफरेंट एलिमेंट्स को अगर हम अरेंज करते हैं तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट रिपीट होते हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल। लेकिन ये जो है ना सभी एलिमेंट के केस में नहीं हो पाया आफ्टर मेकिंग मॉडिफिकेशंस आल्सो। और इवन 1900 में जब नोबल गैसेस आ गई ना, नोबल गैसेस, तो पहली बात तो ये कि उसने जो 8 ग्रुप बनाए थे ना, ऐसे ऐसे करके वर्टिकल कॉलम जो बनाए थे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, भाई उसके बाद में नोबल गैस वाला 9th, जिसको कि उसने 0 पीरियड बोला, ठीक है ना, जिसको कि 0 पीरियड बोला गया, उसके नहीं नोबल गैस तो 1900 के आसपास आई है बेटा, उसके बाद में आई है। यस अब नहीं, उसने नहीं की, अदर साइंटिस्टों ने की, ठीक है ना, जो भी थे। यस किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, मॉडिफाई होती जा रही है ना। आप बुक में देख भी सकते हो कि भाई मेंडलीव ने जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल दिया था वो कुछ और था और मॉडिफाइड कुछ और है। लेकिन मॉडिफाइड के अंदर भी बहुत सारे डिफेक्ट थे। जो सबसे बड़ा डिफेक्ट तो ये था कि भाई 9th पीरियड आ गया, ठीक है ना, सॉरी 9th कॉलम आ गया नोबल गैसेस वाला। और दूसरा आइसोटोप्स के बारे में, आइसोटोप्स के बारे में तो भाई साहब कुछ बोल ही नहीं पाए, है ना। आइसोटोप की डिस्कवरी होनी शुरू हो गई थी। भाई कार्बन के 3 आइसोटोप, कार्बन 12, कार्बन 13, ओके, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, इनका मास तो बढ़ता जा रहा है। तो कार्बन अगर मान लो यहाँ पे है कार्बन 12, तो नेक्स्ट वाले में कार्बन 13 होना चाहिए, नेक्स्ट वाले में कार्बन 14 होना चाहिए, अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अगर वो कर रहे हैं तो। लेकिन कार्बन का तो सेम एलिमेंट है, उसने तो एक ही जगह रखा, तो आइसोटोप के बारे में कुछ बता ही नहीं पाए। फिर आइसोबार के बारे में कि भाई आर्गन और कैल्शियम, इनका एटॉमिक मास दोनों का मास नंबर 40 है, एटॉमिक नंबर 18 और 20 है, तो इनको तो एक ही जगह पे रखना चाहिए भाई, लेकिन वो उन्होंने अलग अलग लिखा, ठीक है। कुछ मेटल्स ऐसी थी जो उसने एक ही ग्रुप में रखी, ठीक है, जबकि उनका मास नंबर बढ़ता जा रहा था। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी उसके मेंडलीव उसके क्लासिफिकेशन को काफी रेस्पेक्ट मिला अप टू 1912। यस, 1912 में
बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आ जाते हैं, ब्रिटेन से थे वो। 1912 में ब्रिटिश साइंटिस्ट मोस्ली, ओके, मोस्टली आया और उसने क्या स्टडी किया वो मैं आपको बताऊंगा। देखो भाई, किसी भी एलिमेंट के ऊपर, ठीक है ना, मान लो ये उसका एक फॉइल है, बहुत ही फाइन फॉइल है, पतली सी चादर है, लेयर है ना। तो उसने क्या किया कि भाई एल्यूमिनियम से लेके गोल्ड तक, एल्यूमिनियम से लेके गोल्ड तक जो है ना, जितने भी मेटेलिक एलिमेंट थे, भाई एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, लगभग 38 एलिमेंट पे बेटा, 38 एलिमेंट पे उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रॉन की रेज से बम्बार्डमेंट किया। क्या किया, ये फॉइल है और इधर से इलेक्ट्रॉन का सोर्स जो भी रखा होगा, हम इलेक्ट्रॉन कई तरीके से पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना, मैं आपको बता भी सकता हूं, ओके, हाउ टू क्रिएट इलेक्ट्रॉन्स इन द एनवायरमेंट। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को उसने स्लिट में से गुजारा, ठीक है ना, तो स्लिट में से जब गुजरेंगे तो एक फाइन रे बन जाएगी। जब ये फाइन रे इससे टकराई, इस मेटल से, तो भाई वो इलेक्ट्रॉन तो जाके इसमें जमा हो जाते हैं और नए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। इन इजेक्टेड न्यू इलेक्ट्रॉन्स को ही एक्सरेज बोला जाता है। जो हम एक्सरे करवाते हैं ना, वो और कुछ नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन की रेज है। हाँ, एक्सरेज वाला, हाँ, मैंने आपको बताया था एक बार, समटाइम्स यू मे बी रिमेम्बरिंग दैट। तो अब इन एक्सरे की स्टडी को जब मोस्टली ने किया, तो उसने क्या स्टडी किया, उसने इसकी फ्रीक्वेंसी को उठा लिया। किसको उठा लिया, ये जो डिफरेंट, भाई एल्यूमिनियम के केस में जो एक्सरे आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है ना, हो सकता है आयरन के केस में उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है। तो उस फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया। जब उसने फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया तो उसने एक बहुत ही बेहतरीन एक रिलेशनशिप फाइंड आउट की, और वो रिलेशनशिप क्या थी, वो रिलेशनशिप ये थी, अंडर रूट ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू a into z minus b, where a and b both are constants, but z is atomic number, यानी कि वो जो फ्रीक्वेंसी है ना एक्सरेज की, वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं कर रही थी, वो एटॉमिक नंबर पे, और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो वहां से एक दिमाग में जो है ना, एक ये चीज आने लग गई कि भाई जो एटॉमिक नंबर है दैट इज व्हाट, एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ओके। और जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन का देना या लेना जो भी होता है, वही तो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। भाई चाहे ऑक्साइड बन रहे हैं, ऑक्साइड जब बनेंगे ना, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन O के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, तभी बनते हैं ना कोई भी मेटल। तो ऑक्साइड इलेक्ट्रॉन के देने से बने, हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन H नेगेटिव आ रहा है, मेटल के ऊपर अटैक कर रहा है, तो मेटल को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, लेकिन मेटल की टेंडेंसी, क्योंकि मेटल के अंदर लूज इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा होते हैं, नॉर्मली मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, दे आर लूजर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ओके, दे आर लूजर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब इस मेटल के पास में इस तरह की स्पीसीज आएंगी, क्योंकि पॉजिटिव तो वो बना ही लेता है, पॉजिटिव तो वो बना ही लेता है खुद के इलेक्ट्रॉन देके, तो क्या बनेगा, MH, sometimes MH2, sometimes MH3, sometimes MH4, like that, वो आपके बनते चले जाएंगे, ओके। तो उन्होंने ये पाया कि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज है ना, कहीं ले दे के मैक्सिमम जो ना वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक नंबर पे, ओके। और जब हमारी प्रेजेंट फॉर्म को फॉर्मुलेट किया गया, बोहर एटॉमिक टेबल को, तो उसमें क्या किया गया, उसमें यहीं से मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है ना, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये किसने दिया था, ये मोस्टली ने दिया था। जो बात मेंडलीव के टेबल से निकल के आई थी कि भाई द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड
after a regular interval when elements are arranged in order of their increasing atomic mass number. उस एटॉमिक मास नंबर की जगह पे हम क्या कर देंगे, एटॉमिक नंबर कर देंगे। यही था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ओके, विच वाज जनरलाइज्ड फ्रॉम द मोस्टली एक्सपेरिमेंट। ओके, तो क्या मैं इसको लिख दूं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या है भाई, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल properties are repeated similar physical and chemical properties are repeated after a regular interval कब भाई, आफ्टर रेगुलर इंटरवल, कब, जब हम एलिमेंट को अरेंज करेंगे, when elements are arranged in order of their increasing, अब की बार मैं क्या लिखूंगा, in order of their increasing, बताओ भाई, increasing atomic mass number लिखूंगा या atomic number, their increasing atomic number, that is capital Z। ओके, ये था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और इसी के बेस पे फॉर्मुलेट किया गया प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है, इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसको बोहर्स पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, कई नामों से इसको जाना जाता है, बोहर पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, विच इज बेस्ड अपॉन दिस लॉ। सारे के सारे एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए गए, ओके, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एक बार इसको उतार लीजिए बेटा, अपने कॉपी में नोट कीजिए फटाफट, ठीक है, 1912 की बात है, इसको करिए। एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती है ये आपको यहाँ से पता चला। मोस्टली ने 38 एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गोल्ड, इसको स्टडी किया, ये फॉर्मूला उसने दिया, ओके, फिर उसके बाद में ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, और इसी को बेस बना के हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दैट विल बी आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहां तक चलिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे, जितना जल्दी हो सके इसको नोट डाउन कीजिए, अप टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।